Welcome to my channel, dear chartered accountant, dear CA. First of all, पहली बात तो a very heart congratulations to you, heartiest congratulations कि आपके नाम के आगे जो आपका नाम है उसके आगे आपने ये CA लेटर को लगा लिया। मुझे पता है ये लेटर लगाना इतना आसान जर्नी नहीं था, इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, बट नो वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। पर कहते हैं ना दोस्तों कि अगर हम मेहनत करेंगे तो रंग एक ना एक दिन तो आना है, और आपने पूरी मेहनत जी जान लगा के इस 2 लेटर्स को अपने नाम के आगे लगा लिया है। जब तक आप हो तब तक ये 2 लेटर्स आपके साथ रहेंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह आपने इस कोर्स का साथ नहीं छोड़ा जब तक आप CM बन नहीं गए। आपकी मेहनत रंग लाई होगा, रिजल्ट के दिन आप लोगों ने उस मोमेंट को भी एंजॉय किया होगा जो सब लोग करते हैं बेसिकली, और चीज़ों को खुशी से एंजॉय किया होगा। अब हो गया, अब उसके बाद थोड़ा एंजॉयमेंट करने के बाद आपके दिमाग में ये सब जरूर आ रहा होगा कि यार ठीक है हम CA बन तो गए। अब बहुतों को पता होगा कि करियर ऑप्शन क्या होता है, बहुतों को नहीं पता होगा कि करियर ऑप्शन क्या होता है। लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें होती है कि करियर ऑप्शन क्या होगा, या तो DT होगा, या तो हम DT में जाएंगे, या तो हम IDT में जाएंगे, या तो हम ऑडिट करेंगे। ठीक है, ये एक ऊपर से, या तो फिर हम अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग वाले जो रोल होते हैं हम उसमें चल जाएंगे, या तो किसी का रोल होगा हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या फिर कोई होगा मुझे एनालिसिस में ज्यादा इंटरेस्ट है मैं उसमें जाऊंगा। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है करियर का, बट हमें बेसिकली ये पता ही नहीं होता कि करियर कितने टाइप के हम जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एज अ CA आपके पास कितने करियर अपॉर्चुनिटीज है, कितने करियर चॉइस है, सो दैट अगर आपका किसी करियर में इंटरेस्ट है तो आप वो स्किल्स अपने अंदर इनकलकेट करो और उस करियर की तरफ बढ़ सकते हो। दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं डियर चार्टर्स विथ मी। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला एक करियर होता है, बहुत सारे करियर है, मिला है मुझे डेटा वहां से मैंने बनाया है। तो फर्स्ट करियर जो आपका होता है वो होता है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये हेल्प्स करता है कंपनी को कि ग्रो थ्रू एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड पार्टनरशिप। यानी बहुत सारे जो दो या तीन ज्यादा कॉर्पोरेट होंगे उनको हेल्प करेगा कि वो एक्विजिशन करवा ले, या फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे, या फिर पार्टनरशिप कर लो। जैसे एक कंपनी है दूसरी कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है यहाँ पे दूसरी कंपनी है, अब इन दोनों, इसके पास कुछ एडवांटेज होंगे इसके पास कुछ एडवांटेज होंगे, तो उन दोनों का एक्विजिशन करवा लेगा, मर्जर करा देगा। ये होता है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। यानी ये एक कंसल्टिंग टाइप की होती है कि आप जाते हो उनको आप एडवाइस देते हो। आप इंडस्ट्री में रह के एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट करके सेक्शन होता है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना उनका एक हेड कंपनी होता है, उस हेड कंपनी से वो सारा चीज मैनेज करती है, जो भी सारी चीजें उनको मैनेज करनी होती है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड चीज की तरफ। सेकेंड होता है हम लोग का, सेकेंड जो प्रोफाइल है वो है अपने डायरेक्ट टैक्सेशन। मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, सॉरी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता एंड लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, उसकी इशू नहीं है आपको। चलो दूसरा प्रोफाइल होता है हम लोग डायरेक्ट टैक्स में जा सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, हम एक कंपनी के अंदर रह के, यानी ये जो इंडस्ट्री है हम उस इंडस्ट्री के अंदर ही रह के मैनेज करेंगे कंपनी के डायरेक्ट टैक्स के ऑब्लिगेशंस, इंक्लूडिंग उसकी इनकम, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, उसके टैक्स प्लानिंग बताएंगे, उसको बताएंगे कि कैसे कंपनी अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकती है, अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकती है, कैसे वो टैक्स प्लानिंग कर सकती है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स का दूसरा रोल जो आप इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हो। तीसरा होता है इंडस्ट्री। जब भी मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लिख रहा हूँ इसका मतलब समझ लो कि कॉर्पोरेट्स, यानी आप किसी कंपनी के अंदर जाके ये सारी चीजें कर रहे हो। तीसरा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में क्या होता है कि आपको इसके अंदर क्या करना होता है, आपको इन्फॉर्म, आप यहाँ पे इसके हेल्प से जब आप इस डिपार्टमेंट में जाओगे तो इस डिपार्टमेंट में बेसिकली होता क्या है, ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है बाय प्रोवाइडिंग एनालिसिस, by providing analysis and forecast of the company's financial performance, that is financial model, KPIs, that is key performance indicator and financial forecast। इसमें बेसिकली यही होता है कि कंपनी के पास्ट डेटा के बेसिस पे आपको फ्यूचर का एक फाइनेंशियल प्रिडिक्ट करना होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करनी होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, बताना होता है कि ठीक है कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो बेसिकली फ्यूचर में ऐसे परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं।
चौथा डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो किसी कॉर्पोरेट में, होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सिर्फ जीएसटी नहीं आता दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको वैट भी देखने मिलेगा और भी बाकी सारे आपको प्रोफाइल देखने मिलेंगे। वैट देखने मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी ये भी आपको आएगा। जिसके ऊपर वैट जीएसटी नहीं लगता वो लोग वैट, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे अभी भी लगता है। तो ये वाले प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो, यानी आप किसी कॉर्पोरेट में रह के इनडायरेक्ट टैक्स के ऑब्लिगेशंस देख सकते हो, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटीज और जो भी डेली अपडेट्स है। ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की इसकी एक अच्छी खासियत बात यह है कि डीटी और आईडीटी की जो एक अच्छी खासियत है वो यही है कि यहाँ पे आपको चीजों को लेके अपडेटेड रहना पड़ता है। तो जो भी चीजें उन सबको लेके आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप ये वाले प्रोफाइल में भी जा सकते हो एज अ सीए इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट में बेसिकली कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सी चीज होती है कि यहाँ पे जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं, जिस एक कंपनी होती है उस कंपनी के ऊपर जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है अप्लाई कर रहा है, आप उसके अंदर चेक करते हो कि क्या ये कंपनी कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर जो कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगाया है उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हो कि ये प्रॉपरली जो ये कंपनी ने जो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किया उसके वो इफेक्टिव है कि नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस चेक करोगे, आइडेंटिफाइड करोगे एरियाज ऑफ रिस्क और इंप्रूवमेंट। अब ये भी चेक करोगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे रिस्क ज्यादा है, जहां पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये कंपनी का एक इंटरनल डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में जा सकते हो, वो भी इंडस्ट्री यानी कॉर्पोरेट के अंदर ही होता है। ये क्या करता है, डिटरमाइंस द ऑप्टिमल प्राइसेस फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी सिंपल है, जब फॉर एग्जांपल कंपनी एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है, उस मार्केट या फिर उस सर्विस का आपको एक प्राइसिंग डिसाइड करके देना, जिस प्राइस को डिसाइड करने से कंपनी के पास प्रॉफिट आए और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होकर मिल जाए। फिर उसके बाद आता है कॉर्पोरेट में आप एक और में जा सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरएम बोलते हैं, आरएम। ये बैंकिंग सेक्टर में होता है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, इसमें बेसिकली यही होता है कि इन अ बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड ग्रोइंग रिलेशनशिप विद द की क्लाइंट। यानी जो भी बैंक के की क्लाइंट्स है, की कस्टमर है, उस कस्टमर्स के साथ आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करोगे और जिससे बैंकिंग कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई नया क्लाइंट आ रहा है बैंक के पास, तो उसे आपसे डील कराया जाएगा। कंपनीज वो जो आप हो, आप उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझोगे कि उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आप उसे एडवाइस करोगे और बिजनेस को ग्रोथ लाने में मदद करोगे। उसके बाद आता है आप इंडस्ट्री यानी कॉर्पोरेट में एक और रोल पे जा सकते हो जिसका नाम है स्ट्रेटेजी ऑफिस। स्ट्रेटेजी ऑफिस नाम से समझ में होगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू अचीव द कंपनीज गोल। आपको पता होगा बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे गोल्स होते हैं, तो वो गोल्स आपको बताया जाएंगे और उस गोल्स को अकम्प्लिश करने में आप स्ट्रेटेजी बना के दोगे कि आपको ऐसे ऐसे कंपनी करना चाहिए, तो आप ग्रो करोगे। बस अब आता है फाइनेंस रोल में जाते हैं। यहां तक तो हमने इंडस्ट्री में बात किया, कॉर्पोरेट। अब होता है रोल। अब एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे सिर्फ हम लोग फाइनेंस की बात करें, यानी यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस रोल। जैसे कोई कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये वाले काम चलेंगे। या तो फिर सिंपल सी बात है, कोई ऐसी कंपनी है यानी जो आईबी होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कंपनीज होती है वो है, उनके अंदर वो पूरा फाइनेंस का काम करती है। उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, उसके अंदर आपका ये रोल प्ले कर सकते हो आप। तो फाइनेंस के अंदर एक रोल होता है, वो होता है डेप्ट सिंडिकेशन। अब ये डेप्ट सिंडिकेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द, ये वो टीम होती है जो रेज करती है कैपिटल फॉर अ कंपनी बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। यानी सिंपल सी बात है, जो कंपनी है जिसको अगर इन्वेस्ट करना है आपके कंपनी के अंदर और आपके पास डेट पड़ा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने सिक्योरिटीज को बेचोगे और एक फंड का वो करोगे अरेंजमेंट। सो वही बोल रहा है कि द टीम रेजेस कैपिटल फॉर अ कंपनी बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, अगर उनके पास इन्वेस्ट करना, उनके पास पैसा है, अपने पास सिक्योरिटीज है, तो हम अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हैं और इन्वेस्टर खरीदता है, तो वो गया डेट सिंडिकेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट रोल आता है, एक आता है डेट अंडरराइटिंग। ये भी फाइनेंस के अंदर ही प्रोफाइल है। assess the credit worthiness of a company or individual seeking to borrow money and determine the terms and condition of the loan। एकदम सिंपल है, डेट अंडरराइटिंग इज नथिंग बट द, आपको एक रोल दिया जाएगा और उसमें आपको ये असेस करना होगा कि जो भी कंपनी के ऊपर, ये बेसिकली कहाँ आएगा, ये बेसिकली वो जगह पे आएगा। लेट्स से एग्जांपल, आप किसी एनबीएफसी कंपनी में, उस एनबीएफसी कंपनी में आपको एक रोल दिया गया है डेट अंडरराइटिंग का। तो ये जो एनबीएफसी है, अगर ये किसी कंपनी को लोन दे रही है, ठीक है, अगर इस कंपनी को किसी को लोन दे रही है, तो ये कंपनी, इस कंपनी का आपको पूरा क्या करना होगा, क्रेडिट वर्थीनेस चेक करना होगा। और क्रेडिट वर्थीनेस चेक करके आपको पता चलेगा कि ये कंपनी को, मेरी जो एनबीएफसी कंपनी है वो लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती। अगर नहीं दे सकती तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और दे सकती है तो
उसके लिए कैम बनता है, क्रेडिट अप्रेजल मेमोरेंडम, वो टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल पे बढ़ते हैं हम लोग, वो फाइनेंस के अंदर एक नया प्रोफाइल है, वो है आपका इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च क्या होता है? इक्विटी रिसर्च इज अ एनालिसिस ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एंड देयर सिक्योरिटीज, यानी जो भी सिक्योरिटीज है इक्विटी रिसर्च क्या होता है? इक्विटी रिसर्च इज द एनालिसिस ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एंड देयर सिक्योरिटीज। तो जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उसके जो सिक्योरिटीज होते हैं, उसके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, आप उसकी रिसर्च करते हो, प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, कौन से ऐसी चीजें इसकी वजह से इक्विटी शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो इक्विटी रिसर्च होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फाइनेंस में एक प्रोफाइल होता है जिसका नाम होता है इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। इसके अंदर क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ एक मिनट, हाँ, is the process of evaluating the risk of issuing a particular individual or entity। अच्छा ठीक है, एकदम सिंपल है। इंश्योरेंस अंडरराइटिंग वो रोल होता है जहां पे अगर एक इंश्योरेंस कंपनी किसी कंपनी को इंश्योरेंस दे रही है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देना राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है, इसको इवेल्युएट करना, ये आपका काम होगा इंश्योरेंस अंडरराइटिंग के केस में। अब नेक्स्ट फाइनेंस में प्रोफाइल आ गया आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसको हम लोग प्यार से आईबी बोलते हैं। आपने ये टर्म सुना ही होगा, बहुत फेमस है, आईबी के नाम से जाना जाता है। आईबी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बट बेसिकली इसका मेन फंडा ये होता है कि किसी के पास पैसे होते हैं, उस पैसों को लगाना होता है, कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है, आपको समझ में नहीं आता, उस पर्सन को समझ में नहीं आता, तो आप उसके अंदर रोल प्ले करते हो, आप उसको बताते हो, अच्छे अच्छे एडवाइस देते हो, जिससे उसका पैसा भी ग्रोथ है, और भी बहुत सारी चीजें आईबी के अंदर कवर होती है। बट मोटा मोटी यही चीज होती है कि इन्वॉल्व एडवाइजिंग एंड फैसिलिटिंग द रेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइंट थ्रू द सिक्योरिटीज ऑफरिंग। आईपीओस लाना, ये भी चीजें हो गई, फंड को मैनेज करना, वो बहुत सारी चीजें होती है। आईबी मतलब आईबी आज की डेट में फाइनेंस में बहुत वास्ट एरिया है। उसके बाद आता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये तो आपने चैप्टर ही पढ़ा होगा, सीए फाइनल एसएफएम। सर सीए फाइनल याद मत कराओ अभी कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा, डोंट वरी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे आपको पढ़ा था, ये वही होता है, इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड ओवरसीइंग अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंट्रोल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि सारे एग एक बास्केट में मत रखो, अगर बास्केट गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे, अलग अलग रखो। तो वैसे ही कि आपको एक पोर्टफोलियो मैनेज करने को दिया जाएगा, किसी का इन्वेस्टर होगा, उसके पास फंड होगा, वो फंड वो पैसा लगा के दिया रहेगा, आपको सिर्फ उसको मैनेज करना है कि इसका मिनिमम रिस्क हो और थोड़ा मैक्सिमम रिटर्न हो, वो आपका रोल प्ले होगा एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बोला जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी में बोल रहा है इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच फंड्स आर यूज्ड टू एक्वायर ओनरशिप स्टेक्स इन प्राइवेट कंपनीज। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है, उन प्राइवेट कंपनीज में अगर आपका उसका वैल्यूएशन करना है, तो उसका जो काम है वो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू होता है कि आपने इक्विटी तो खरीदी बट प्राइवेटली खरीदी, तो आपका एक जहाँ पे एक काम आएगा प्राइवेट इक्विटी। ये टर्म सब आप सुनोगे, चीजें क्या होती है वो मैं जितना मेरे पास है नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ उस बेसिस पे। अब आता है फाइनेंस। फाइनेंस में आता है ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होता है? ट्रेजरी मतलब सिंपल है, यानी खजाना, हिंदी में इसको हम लोग खजाना बोलते हैं, जहाँ पे एकदम पैसा वैसा भरा है। बचपन में हम लोग पिक्चर थे, उसमें ऐसा होता है कि खजाना की पेटी है, पेटी खोलो पैसा निकलेगा, बस ऐसा ही होता है। इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग इट्स कैश इन्वेस्टमेंट एंड डेट। यानी जो भी पैसा लाना है, कहाँ से पैसा उठाना है, कितने कम रेट में पैसा मिल जाए, फिर पैसे का जितना भी अरेंजमेंट है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट करती है। यानी अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे हैं और आपको पैसे की रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तो आप कहाँ जाओगे? सीधा ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाना, और किधर भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस में एक आता है वेंचर कैपिटल, ये भी फाइनेंस का पार्ट है। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स कैपिटल टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल कंपनीज। फिर से एक एसएफएम का चैप्टर नंबर 14, जिन्होंने एसएफएम पढ़ा है और जिन्होंने एएफएम पढ़ा उनके लिए चैप्टर नंबर 15। उसके अंदर ये वेंचर कैपिटल आता है। कुछ नहीं होता, ये भी एकदम सिंपल सी चीज होती है। वेंचर कैपिटल इज वेरी सिंपल। उसमें क्या होता है कि अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है अर्ली स्टेज पे और उनको लग रहा है कि हाई पोटेंशियल कंपनी है, तो कुछ लोग आके उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, और जब कंपनी ग्रो कर जाती है तो उनको रिटर्न्स मिलता है। अब आता है अश्योरेंस। अश्योरेंस जहाँ पे आप अश्योरेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं, डोंट वरी, मैं कोई ऐसा याद नहीं दिलाने वाला। अश्योरेंस में एक आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक लीगली रिक्वायर्ड रिव्यू होता है ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो जो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं, उन फाइनेंशियल्स का लीगली रिव्यू करना कि वेदर दोस फाइनेंशियल गिविंग अ ट्रू एंड फेयर वे। इसके बारे में आपसे बहुत लोगों को पता होगा कि स्टैट ऑडिट होता क्या।
इसको पूरा नाम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट उसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं स्टैट ऑडिट। तो नॉर्मली इट इज नॉन एज स्टैट ऑडिट। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एडवाइजरी पे। अब आप एज अ सीए एडवाइजरी दे सकते हो। एडवाइजरी आप कहाँ दे सकते हो? क्या मैं एक सीए में, क्या मैं किसी कॉर्पोरेट में जाकर एडवाइजरी दे सकता हूँ? यस, आपको हायर किया जाएगा एज एडवाइजरी पर्सन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, आप वहाँ पे एडवाइजरी देना। या फिर आपने अपनी प्रैक्टिस ओपन कर ली, आप प्रैक्टिस के बेसिस पे आप एडवाइजरी दे रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे फर्म में चले गए जो सिर्फ एडवाइजरी का काम करता है, जैसे टैक्स के रिगार्डिंग एडवाइजरी, बिजनेस के रिगार्डिंग एडवाइजरी। तो ये सारी एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी रोल में सबसे पहला रोल आता है बिजनेस कंसल्टिंग का। नाम से आपको पता चल गया होगा बिजनेस कंसल्टिंग क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स provide advice and assistance to the companies to help them improve their operation and achieve their goals। तो कंपनी के जो गोल्स होंगे उनको अचीव करने में आप एडवाइस दोगे। या फिर होगा कोई कंपनी का ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत लेंथी है, आप जाते हो, आपने उस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को देखा, आपको समझा कि नहीं यार, इस प्रोसेस को अगर हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे ना, तो जो काम 1 घंटे में हो रहा है ना, वो आधे घंटे में हो जाए। तो आपने उस प्रोसेस के रिगार्डिंग में एडवाइजरी दी। यानी पे आप यहाँ पे आप एक बिजनेस के रिगार्डिंग एडवाइजरी देते हो सामने वाले को, बिजनेस कैसे चलाना है, ऑल दिस थिंग। अब दूसरी एडवाइजरी आप दे सकते हो बैंकिंग, बिजनेस मॉडलिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये फाइनेंशियल मॉडलिंग आपने टर्म सुना होगा, ये बहुत इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत यूज होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग करके। इसके अंदर क्या होता है, हियर यू हैव टू क्रिएट, मतलब ये एक रोल है, हियर यू हैव टू क्रिएट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी टू ऐड डिसीजन मेकिंग। यानी इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है। इन फाइनेंशियल मॉडलिंग व्हाट हैपन, कंपनी का ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, उसे जानना है कि मेरे फाइनेंशियल्स क्या होंगे, मेरा फाइनेंशियल फोरकास्ट बताओ मुझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट के बेसिस पे एक पर्सन होता है, वो फाइनेंशियल बना के देता है। बट ये जो फाइनेंशियल्स है ये फ्यूचर्स के होते हैं, रियल में हुआ नहीं है बट फ्यूचर्स के बना के देगा। जिसको ऐसा, अगर किसी को है कि मुझे देखना है कि कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से कंपनी कितने पैसे ला सकती है, ये सारी चीजें। और बिजनेस मॉडलिंग इन सब दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो इसके अंदर आप एक एक्सेल में बनाते हो सारी वर्किंग, आप इसके अंदर एक्सेल में करते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आप एक फाइनेंशियल्स तैयार करके देते हो फोरकास्टिंग बेसिस पे। अब ये है एडवाइजरी। फिर एक एडवाइजरी रोल आता है आपका, आता है सीएफओ एडवाइजरी। यानी सिंपल सी बात है, जो भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा किसी कंपनी का, आप मुझे एडवाइस करोगे। जैसे सीएफओ है, सीएफओ को लग रहा है मुझे ये चीज करना चाहिए, वो आपसे आके राय मांगेगा, आपको बोलेगा क्या मैं ये चीज करूं, फिर आप देखोगे उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, आपको लगेगा प्रॉन्स ज्यादा कॉन्स कम है, तो आप बोलोगे ठीक है यू कैन गो फॉर इट, तो आपको एज एन एडवाइजरी रखा गया। अब एक आता है एडवाइजरी कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है, मैनेज अ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। यानी इसके अंदर आप फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मैनेज करोगे, उसके प्लानिंग को मैनेज करोगे, उसके डिसीजन मेकिंग को, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी डिसीजन ले रहा है एक कॉर्पोरेट, आप उस पर मैनेज करोगे। अब एक एडवाइजरी आप दे सकते हो डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। आपकी फॉर्म है या फिर आप किसी ऐसे फॉर्म में काम करते हो जो सिर्फ डीटी के रिगार्डिंग एडवाइजरी थे, आप कोई रिटर्न फाइल नहीं करोगे। आपके पास क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मेरी ये इनकम है, आप मुझे टैक्स प्लानिंग करके बताओ, या फिर आप मुझे बता के बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे थोड़ी टैक्स सेव हो जाए, या फिर आप मुझे ये बता दो कि कैसे मुझे कितना टैक्स लाइबिलिटी आएगा, ये सारी चीजें। तो आप उसे टैक्स प्लानिंग करके दोगे, और टैक्स कंप्लायंस कैसे करना है इसके रिगार्डिंग आप उसे एडवाइजरी दे दोगे। फिर आता है एडवाइजरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, चलो जान दो, मैं याद नहीं दिलाना चाहता बट पढ़ा है, डोंट वरी, न्यू सिलेबस में नहीं है, ओल्ड में था। एक कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन करके चैप्टर था लॉ के अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं होता, अगर किसी के अंदर डिस्प्यूट हो गया तो आप एक लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हो। एक प्रोफेशनल सर्विस होती है जो हेल्प करती है क्लाइंट को कि उनके जो भी लीगल डिस्प्यूट हुए उसको रिजॉल्व कर देना। तो आप एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी पार्ट बन सकते हो एज एडवाइजरी। आगे बढ़ते हैं, आगे एक एडवाइजरी में आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एफडीडी। बहुत ही सही रोल है। मतलब इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने ऑडिट की है तो ऑडिट में जिस तरह आप फाइंडिंग करते हो चीजों को, आपने ड्यू डिलिजेंस तो पढ़ा ही होगा ऑडिट में, तो जो ड्यू डिलिजेंस में वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो एफडीडी क्या होता है, इज प्रोफेशनल सर्विस फ्रॉम असेस द फाइनेंशियल रिस्क। जो भी फाइनेंशियल रिस्क है, याद रखना फाइनेंशियल रिस्क ही असेस होते हैं, पैसों से रिगार्डिंग जो भी होगा, ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर अगर कोई एक्विजिशन आप कर रहे हो किसी कंपनी का, तो उसके अंदर आपको एफडीडी करने बोल देगा कि आप जाओ इस कंपनी का एफडीडी करके आओ, यानी एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करके आओ
कि वेदर इट द कंपनी इज करेक्टली गोइंग और नॉट, वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल्स आर करेक्ट और नॉट, ये सारी चीजों के बारे में आपसे बोला जाएगा और आप उसका एक ऑडिट करके बताओगे। बट यहाँ पे ऑडिट बहुत डीप लेवल पे होती है और सब पैसों के लेवल पे देखा जाता है जब इन्वेस्टमेंट है ना एक्विजिशन करोगे। सेकेंड चीज आती है आपकी फॉरेंसिक ऑडिट, डिस्प्यूट एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी ये 3 रोल में भी आप जा सकते हैं। तीनों रोल मतलब आगे पीछे लेके चलाइए। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब कि किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना और बहुत अच्छे से चेक करके रखना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फाइनेंशियल्स में फ्रॉड हो गया, आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, ऐसा आपको एक इंटेंशन मिला, एक सबूत मिला है, और आप फिर उस चीज की ना इन्वेस्टिगेशन एकदम इन्वेस्टिगेशन की तरह नजर से करोगे, एकदम कि हाँ हो सकता है, एकदम डीप में जाके करोगे। और एक एक चीज आप जिस तरह एक क्राइम सीन कैसे होता है कि जब किसी कोई क्राइम होता है तो एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सेम लाइक यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम हुआ और उसके अंदर आपका हेल्प लिया जाता है कि आप इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है अच्छे से करो। So a forensic audit or dispute of an investigation team is a professional service firm investigate financial claims। मैं भी बता रहा हूँ फाइनेंशियल क्राइम, पैसों से रिगार्डिंग क्राइम होगा तो ही वहाँ पे आप रोल प्ले करोगे। एंड असिस्ट इन डिस्प्यूट एंड असिस्ट इन डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, उसके अंदर आप असिस्ट करोगे। फिर आप एडवाइजरी दे सकते हो किसके रिगार्डिंग, आप एडवाइजरी दे सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। एक मिनट हाँ, हाँ आप एडवाइजरी दे सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हो टैक्सेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस, वैट एंड एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद आप एडवाइजरी दे सकते हो इंसॉल्वेंसी से रिगार्डिंग, जो आपने आईबीसी कोड पढ़ा होगा या फिर लॉ के अंदर भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा वाइंडिंग अप, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आता है इसका चैप्टर। बट इंसॉल्वेंसी मोर रिगार्डिंग टू आईबीसी होता है। An insolvency team is a professional service firm that helps client to manage financial distress and bankruptcy। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर बैंकरप्सी हो रहा है उसके रिगार्डिंग। एंड आप एडवाइस दे सकते हो इंटीग्रेशन और सेपरेशन से रिगार्डिंग, विच इज हेल्प्स क्लाइंट प्लान एंड एग्जीक्यूट कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर आपका कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्विजिशन होता है उसके प्लानिंग में एडवाइस देंगे और उसके एग्जीक्यूशन में, इस तरह प्लान करेंगे इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, ये दो चीजों में। एंड एक होता है एमएनए टैक्स, यानी मर्जर एंड एक्विजिशन। एमएनए का मतलब होता है मर्जर एंड एक्विजिशंस, टैक्सेशन। सो टीम इज अ प्रोफेशनल सर्विस फर्म हेल्प्स क्लाइंट एंड प्लान एग्जीक्यूट टैक्स एफिशिएंट मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इस तरह प्लानिंग करेंगे कि टैक्स में भी थोड़ा फायदा मिल जाए और अपना मर्जर एक्विजिशन भी हो जाए। फिर एक आपकी एडवाइजरी आती है जिसका नाम होता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होता है? इज अ प्रोफेशनल सर्विस फर्म helps organization improve their performance through the analysis of existing business problems and the development of the plan for the improvement। तो वो एक आपके पास कोई कंपनी आएगी और बोलेगी देखो यार कंपनी में ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम बताएगी, आप उसका एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप उसको सॉल्यूशन दोगे। फिर आपको ऐसे प्लान बताओगे जिससे उसके कंपनी के प्रोसेस इंप्रूव हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है आपका एडवाइजरी में आप सेम जो चीजों में आप काम कर सकते हो तो कॉर्पोरेट में उसके रिगार्डिंग आप एडवाइजरी भी दे सकते हो। आप रिस्क कंसल्टिंग कर सकते हो या फिर इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग आपको एडवाइजरी देनी है, आप उसके रिगार्डिंग एडवाइजरी दे सकते हो। जैसे प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स हेल्प्स क्लाइंट आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिस्क है अगर आपको उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कंपनी है बोल रही है मेरी कंपनी में ये रिस्क है, आइडेंटिफाई भी हो गया, अब उसको कैसे मैनेज करना वो आपसे पूछ रही है, आप उसके रिगार्डिंग एडवाइस दे दो। अब आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी में आता है स्ट्रैटेजी एंड ट्रांजेक्शन एडवाइजरी। स्ट्रैटेजी एंड ट्रांजेक्शन एडवाइजरी में बोला जा रहा है in a professional services firm helps client develop and execute growth strategy including through merger acquisition and diversification। स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजेक्शन एडवाइजरी में कुछ नहीं होता, ये एक ऐसी एडवाइजरी होती है कि आपके पास कंपनी आती है बोलती है क्या हम दोनों मर्जर कर ले, क्या मैं इस कंपनी को एक्वायर कर लूं, क्या मेरा जो बिजनेस उसको मैं डाइवर्सिफाई करूं, इसके रिगार्डिंग आप स्ट्रेटेजिकली एक एडवाइस देते हो। यस इट विल गुड इफ यू कैन मर्ज और इफ यू कैन डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, दिस काइंड ऑफ एडवाइजरी आप उसे वहां पे देते हो। तो ये सारा चीज एडवाइजरी पे चल रहा है। उसके बाद आता है आप एडवाइजरी दे सकते हो ट्रांसफर प्राइसिंग से रिगार्डिंग। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज नथिंग बट उस डिपार्टमेंट में आपका रोल क्या होगा, इट हेल्प्स कंपनी सेट प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विस सोल्ड बिटवीन द रिलेटेड पार्टी विद इन आन ऑर्गेनाइजेशन। तो दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेटेड पार्टी है, अब अगर उन दो रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई भी सेल या परचेस का ट्रांजेक्शन होगा तो उसका प्राइस क्या रखेंगे, वहां पे आपका काम आता है ट्रांसफर प्राइसिंग वाला डिपार्टमेंट। तो वो बता देगा कि आप इस प्राइस पे ट्रांसफर करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है एडवाइजरी टर्न अराउंड कंसल्टिंग।
टर्न अराउंड कंसल्टिंग में क्या होता है, उसके अंदर आपका रोल क्या होगा, टर्न अराउंड कंसल्टिंग हेल्प स्ट्रगलिंग कंपनीज इंप्रूव देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। यानी कोई कंपनी है लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही है, वो आपके पास आके मदद मांगती है, प्लीज कुछ ऐसा मुझे बताओ कि मैं अपने कंपनी को टर्न कर सकूं, जो लॉस में जा रही है उसको टर्न करके प्रॉफिट की तरफ जा सकूं, उसके रिगार्डिंग आपको कंसल्टिंग मिलेगी। फिर आपके अंदर आप एक और एडवाइजरी में काम कर सकते हो, वैल्यूएशन का काम कर सकते हो। वैल्यूएशन में क्या होता है, इट इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल सर्विस फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और अ बिजनेस। तो ये दो चीजों की वैल्यू आपको निकाल के देगी, या तो किसी एसेट्स की, एसेट्स में देखो शेयर्स आ गए, सिक्योरिटीज आते हैं, जिसके बारे में आपने एएफएम में जो पढ़ा है, वो आपने एएफएम में बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में भी पढ़ा है, वो सारी चीजें, यानी जो भी एएफएम का बात आता है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड बिजनेस का वैल्यूएशन करके देना होता है। और लास्ट इज योर एकेडमिक, मैं नहीं बोल रहा, इस टीचिंग, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो, एज ए सीए आप टीच कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपके जितने सब्जेक्ट आप उसको भी टीच कर सकते हो। आपको जहाँ टीचिंग देना, आपको किसी एडवाइजरी के रिगार्डिंग टीचिंग करना, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये लिस्ट खत्म हो चुकी, इट इज ए इंक्लूसिव लिस्ट, और भी बहुत सारे रोल है जो इसके अंदर आ सकता है इन कमिंग फ्यूचर, और भी बहुत सारे रोल होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रोल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिख सकते हो कि इसके अलावा भी ये रोल है जिसके अंदर कोई जाके काम कर सकता है। तो इफ समवन इंटरेस्टेड इन दैट रोल आल्सो, तो ही कैन सर्च और गूगल ऑन इट। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड द लास्ट थिंग, देखो अब आपको रोल तो पता चल गए होंगे, अब रोल पता चलने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि स्टेप 1, अब आपके पास ये तो पता चला कि व्हाट आई वांट। अगर आपको इस चीज का पता चल चुका है कि व्हाट आई वांट और मुझे जॉब किसके अंदर करनी है, अगर आपको ये पता चल चुका है, इससे पहले भी एक स्टेप ऊपर लेके जाता हूँ। आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना कि आपको जॉब करनी है या फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आपको जॉब करनी है तो फिर आप ये वाले जितने भी एरियाज है वो देख लो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भी आपको ये एरियाज देखना जरूरी है। अब आप देख लो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के लिए जो भी स्किल सेट्स रिक्वायर है वो आप लर्न करो और अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो कि किस तरह चीज़ें चलती हैं, एंड वेयर यू आर रियली इंजॉइंग, आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को लर्न करने में, तब आपका जो चीज़ है वो और आगे बढ़ेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको ये पता चले फिर आप एप्लीकेशन करो। अब आप इनिशियली जॉब ढूंढना चालू करोगे, आईएसआई के प्लेसमेंट भी आते हैं, आप उसके अंदर भी अप्लाई करो, ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई करते रहो, जैसे आपको मिले आप विद डेडिकेटली वो वर्क चालू करना, डेडिकेटली उस जॉब को करना, और उसे जॉब नहीं अपना एक पैशन मानना और एकदम अच्छे से करना। द रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। एंड हाँ, अगर आपको इनिशियली थोड़ा जॉब नहीं मिली, तकलीफ आ रही, एक दो इंटरव्यू दे रहे हो बट उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उसको सुधारो, अंडरस्टैंड करो और चीज़ें इंप्रूव करो, ताकि जो नेक्स्ट इंटरव्यू हो वो पिछले वाले से 10 गुना नहीं, 50 गुना 100 गुना अच्छा होना चाहिए। ये दिमाग में डालो, और जॉब मिलेगी दोस्त उसका टेंशन मत लेना, बी फ्री, एकदम आराम से, स्ट्रेसफुल लेके कभी जॉब के पीछे ढूंढने की कोशिश मत करना, माइंड एकदम रिलैक्स रखे, अपने आप पे बिलीव रखना, आप एक सीए हो। द मेन थिंग यू आर अ सीए, आपके नाम के आगे ना सीए लगा हुआ है। ये पाने में आपको 4 साढ़े 4 साल लगे ना, आपने उतना पेशेंस रखा अपने अंदर, वट एवर द टाइम यू विल टेक टू गेट दिस डिग्री, आपने उतना पेशेंस रखा अपने अंदर। अब एक जॉब लेने के लिए ना आप इम्पेशेंस मत हो जाना, आप पेशेंस रखना, आपके पास आएगी। स्किल सेट नहीं है, स्किल सेट इंप्रूव करो, माइंड सेट इंप्रूव करो, और कनेक्शन बनाओ, अगर लिंक्डइन पे कनेक्शन कनेक्ट करो, या फिर कोई ग्रुप है जहाँ पे जॉब के पोस्ट आते हैं वहाँ पे देखो, बट हारना नहीं, आपको जॉब मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, ऐसा बोल के आप आगे मूव ऑन करते रहना और चीज़ों से सीख के आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।